अपने घर लौट आया और 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी 20 वर्षीय बहन जानकी को देता हुआ बोला, ये लो जानकी, इन स्वर्ण मुद्राओं को तिजोरी में रख देना। जानकी 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तिजोरी में रखने के लिए चली गई। तभी वहाँ पर मोहन के गांव का मुखिया आ पहुँचा। मुखिया को देखकर मोहन बोला, अरे मुखिया जी, आप अभी शाम के समय, सब कुछ ठीक तो है? हाँ मोहन, तुम्हारी प्रार्थना से सब कुशल मंगल है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया मुखिया जी। मोहन, तुम्हारी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि कुछ दिनों पहले मैं किशनगढ़ राज्य गया था और किशनगढ़ राज्य में भी तुम्हारी मूर्ति के किस्से सुन रहा था। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन आश्चर्य के साथ साथ मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस गांव का नाम भी प्रसिद्ध हो रहा है। तभी वहाँ पर मोहन की बहन जानकी आ पहुँची और मुस्कुराते हुए मुखिया की ओर देखकर बोली, मेरे भैया मूर्ति बनाते ही इतनी अच्छी है कि कोई भी उस मूर्ति की तारीफ किए बगैर नहीं रहता। तुम सही कहती हो जानकी। अब वो दिन दूर नहीं जब मोहन की मूर्ति बनाने के चर्चे महल तक में पहुँचेंगे। इतना बोलकर मुखिया मोहन की ओर देखकर बोला, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा मोहन। मुखिया की बात सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, सावधान? लेकिन किससे मुखिया जी? हमारे ही गांव में रहने वाले बिरजू मूर्तिकार से। मोहन, तुम नहीं जानते कि बिरजू तुमसे अंदर ही अंदर कितना जलता है। सच तो यह है कि उसके हाथों की बनाई हुई मूर्ति कोई नहीं खरीदता है और ना ही कोई उसकी कारीगरी की प्रशंसा करता है। बिरजू को मुझसे जलना नहीं चाहिए मुखिया जी। हाँ, यह सच है कि उसके हाथों की बनाई मूर्ति कम बिकती है, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि बिरजू बहुत कुशल कारीगर है और वो अच्छी मूर्तियां बनाता है। मोहन, जिस तरह से बिरजू तुम्हें क्रोध भरी निगाहों से देखता है, मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच दे। इसलिए तुम मुझसे सावधान रहना। मैं केवल यही बताने के लिए तुम्हें यहाँ तक आया था। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। अगले दिन मोहन अपने घर से मूर्तियाँ लेकर अपने गांव के बाजार में चला गया। तभी वहाँ पर बिरजू आ पहुँचा। बिरजू मोहन की ओर देखकर बोला, कैसे हो मोहन? मैं तो सही हूँ बिरजू, तुम बताओ तुम कैसे हो? तुम्हारे होते हुए मैं कैसा हो सकता हूँ मोहन? जब तक तुम्हारी किस्मत के सितारे बुलंद है तब तक मेरी किस्मत के सितारे गर्दिश में ही रहेंगे। देखो बिरजू, मैं जानता हूँ कि तुम एक कुशल कारीगर हो और बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाकर तैयार करते हो, और तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हारी मूर्तियां नहीं बिकती। परंतु विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मूर्तियां भी एक दिन मेरी मूर्तियों से ज्यादा बिकेगी। ये सब कहने और सुनने की बात है मोहन। मेरे सामने ज्यादा अच्छे बनने का ढोंग मत करो। मैं मुखिया नहीं हूँ जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। देखो बिरजू, कल ही मुझे मुखिया जी बता रहे थे कि तुम अंदर ही अंदर मुझसे जलते हो। आखिर तुम्हें मुझसे क्या जलन है बिरजू? देखो मोहन, मैं तुमसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ और तुमसे अच्छा और कुशल कारीगर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मूर्तियां नहीं बिकती क्योंकि तुमने मुझे बदनाम कर रखा है। मेरी बात ध्यान से सुनो मोहन। मुझे सूचना मिली है कि कल राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ के साथ इस गांव में तुमसे मिलने के लिए आ रही है। तुम्हारी प्रसिद्धि के चर्चे अब महल तक में गूंज रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे कुशल और बेहतर मूर्तियां बना सकता हूँ। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला गया। शाम को मोहन अपने घर की ओर जाने लगा। मोहन अपने गांव में पहुंचा ही था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया मोहन की ओर देखकर बोला, अच्छा हुआ मोहन, तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। मैं तुमसे ही मिलने तुम्हारे घर पर आ रहा था। क्या हुआ मुखिया जी? मोहन, कल राजा विक्रम की इकलौती पुत्री चंद्रलेखा अपने मंत्री जगन्नाथ के साथ तुमसे मिलने के लिए आ रही है। राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी स्वयं की मूर्ति बनवाना चाहती है। हाँ मुखिया जी, आज प्रातःकाल ही मुझे बिरजू ने इस बारे में बताया था। मेरी पूरी बात सुनो मोहन। बिरजू को इस बारे में इसलिए मालूम है कि एक सैनिक तुम्हारे बारे में ही गांव के बाजार में पूछताछ कर रहा था। पूछताछ करने के दौरान ही बिरजू उस सैनिक से टकरा गया। बिरजू ने उस सैनिक से खुद को तुमसे बेहतर मूर्ति का कारीगर बताया और तुम्हारे बारे में काफी कुछ झूठ भी बोला। बिरजू की बात सुनकर सैनिक बिरजू से यह कहकर गया कि वो राजकुमारी चंद्रलेखा को तुम्हारे साथ साथ बिरजू के बारे में भी बताएगा और राजकुमारी चंद्रलेखा को इस बात के लिए मनाएगा कि वो तुम्हारे और बिरजू के बीच एक प्रतियोगिता रखे। मतलब तुम्हें और बिरजू को राजकुमारी चंद्रलेखा की ही मूर्ति बनानी होगी, और जिसके हाथ की भी मूर्ति राजकुमारी चंद्रलेखा को पसंद आएगी, राजकुमारी चंद्रलेखा उसे इतनी ढेर स्वर्ण मुद्राएं देगी कि उसके साथ नस्लों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुखिया की बात सुनकर मोहन गहरी सोच में डूबता हुआ मुखिया की ओर देखकर बोला, समझ गया मुखिया जी।
इसलिए बिरजू आज मुझसे कह रहा था कि वो राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने साबित कर देगा कि वो मुझसे बेहतर मूर्ति बनाने का कारीगर है। वो क्या जी, मुझे इस बिरजू से कोई डर नहीं, और ना ही मैं बिरजू से अच्छा मूर्ति बनाने का कारीगर होने का दावा करता हूँ। मैं कल भी ये कहता था और आज भी ये कहता हूँ कि मैं बस अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ। बस इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। मोहन की बात सुनकर मुखिया मोहन से बोला, मुझे लगता है राजकुमारी चंद्रलेखा सुबह तक यहाँ आ जाएगी। यहाँ आने के बाद वो सबसे पहले मुझसे ही मिलेगी। मैं राजकुमारी चंद्रलेखा और उनके मंत्री को सुबह तुम्हारे घर पर लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया और मोहन अपने घर लौट आया। मोहन को गहरी चिंता में डूबे हुए देखा उसकी बहन जानकी उससे बोली, क्या हुआ भैया, आज आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही है? मोहन अपनी बहन को सारी घटना बताते हुए बोला, कल राजकुमारी चंद्रलेखा अपने मंत्री के साथ हमारे घर पर आएंगी। चिंता मत कीजिए भैया, चिंता तो बिरजू को करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिरजू आपसे अधिक सुंदर राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति नहीं बना पाएगा। अपनी बहन की बात सुनकर मोहन मुस्कुराता हुआ चारपाई पर लेट गया। अगली सुबह बिरजू सोकर उठा ही था कि तभी उसके घर की कुंडी कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। मोहन तुरंत अपने घर से बाहर चला गया। बाहर आकर मोहन ने देखा कि उसके दरवाजे पर मुखिया राजकुमारी चंद्रलेखा और मंत्री जगन्नाथ खड़े हुए थे। राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन की ओर देखकर बोली, तो तुम ही हो मोहन, एक विचित्र कुशल मूर्तिकार जिसकी प्रशंसा राज्य में घूमते हुए महल तक जा पहुंची। प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। असली प्रशंसा तो मैं तुम्हारी तब करूंगी जब तुम प्रतियोगिता में जीत जाओगे। राजकुमारी चंद्रलेखा की बात सुनकर मोहन और मुखिया राजकुमारी चंद्रलेखा को सवालिया नजरों से देखने लगे। राजकुमारी उन दोनों की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यही प्रश्न चल रहा होगा कि किस बात की प्रतियोगिता। दरअसल मेरे सैनिक ने मुझे बताया, इसी गांव में बिरजू नाम का एक और मूर्तिकार रहता है जिसका दावा है कि वो तुमसे बेहतर मूर्तियाँ बनाता है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर बिरजू भी आ पहुँचा। राजकुमारी चंद्रलेखा बिरजू को देखकर बोली, क्या तुम तैयार हो? हाँ राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। कुछ ही देर में मोहन मुखिया, राजकुमारी चंद्रलेखा, मंत्री जगन्नाथ और 2 सैनिक एक बगीचे में खड़े हुए थे। राजकुमारी चंद्रलेखा एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। मोहन और बिरजू राजकुमारी चंद्रलेखा को देखते हुए उसकी मूर्ति बनाने में मग्न थे। कुछ ही देर में बिरजू और मोहन ने सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ के साथ धीरे धीरे कदमों से दोनों मूर्तियों के पास चली। राजकुमारी चंद्रलेखा बिरजू के हाथ की बनी हुई मूर्ति को देखकर प्रसन्न होती हुई बिरजू से बोली, तुमने तो बिल्कुल हूबहू मेरी ही जैसी दिखने वाली मूर्ति तैयार कर दी। ऐसा लगता है जैसे कि मैं आईने में अपना ही अक्स देख रही हूँ। राजकुमारी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बिरजू का मन गदगद हो उठा। बिरजू के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को देखने के बाद राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन की बनाई हुई मूर्ति की ओर देखने लगी। मगर जैसे ही राजकुमारी चंद्रलेखा की नजर मोहन की बनाई हुई मूर्ति पर पड़ी, राजकुमारी चंद्रलेखा की आंखें आश्चर्य से फटी के फटी रह गई। उसके चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन से बोली, तुमने ये किसकी मूर्ति बना दी? क्या ये मूर्ति तुम्हें मेरे जैसी दिखती है? मोहन ने जैसे ही उस मूर्ति को देखा वह बुरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि मोहन ने जो मूर्ति बनाई थी वो राजकुमारी चंद्रलेखा की नहीं बल्कि किसी और स्त्री की थी। मोहन राजकुमारी चंद्रलेखा की ओर देखकर आश्चर्य से बोला, विश्वास कीजिए राजकुमारी, मैंने तो आपकी मूर्ति बनाई थी। ये कैसे बन गई मुझे नहीं पता। तभी एक गांव का व्यक्ति जो कि वहाँ से गुजर रहा था वहाँ आ पहुँचा और मोहन की बनाई हुई उस मूर्ति को देखकर बोला, ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता के आगे राजकुमारी की सुंदरता कुछ भी नहीं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। अपने सामने दूसरी स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा क्रोधित होती हुई मंत्री जगन्नाथ से बोली, मंत्री जी, मोहन को इसी समय बंदी बनवा लिया जाए। इसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है। इसने ऐसी हरकत जानबूझकर की है।
ये मूर्तिकार अपने आप को समझता क्या है? नहीं राजकुमारी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता ये मूर्ति कैसे बन गई। तभी बिरजू कुटिल मुस्कान से राजकुमारी चंद्रलेखा से बोला, राजकुमारी ये झूठ बोल रहा है, इसने ऐसा जानबूझकर किया है। मंत्री जगन्नाथ अपने दोनों सैनिकों से बोला, देखते क्या हो, मोहन को बंदी बना लो और इसे कारागार में बंद कर दो। यह सुनकर मोहन बुरी तरह से घबरा गया। मोहन जानता था कि अगर सैनिकों ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया तो राजकुमारी चंद्रलेखा उसे मौत के घाट उतरवा देगी, क्योंकि राज्य के सभी वास जानते थे कि राजकुमारी चंद्रलेखा और उसकी माँ एक क्रूर शासिका थी, क्योंकि केशव नगर राज्य में किसी राजा का नहीं बल्कि एक रानी का शासन था। मोहन अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगा। देखते ही देखते वह उन सब की आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी चंद्रलेखा को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह क्रोध से तमतमाती हुई मंत्री जगन्नाथ से बोली, मंत्री जी, मोहन तो भाग गया। अपने गुप्तचर और सैनिक उसके पीछे लगा दीजिए। मुझे किसी भी हालत में मोहन चाहिए। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन की बनाई हुई उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को देखती हुई बोली, कोई भी मूर्तिकार किसी स्त्री को बगैर देखे इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बना सकता। मोहन ने अगर इस सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई है तो ये सुंदर स्त्री अवश्य ही इस संसार में कहीं न कहीं होगी, और मुझे शक है कि मोहन उसे जानता है। मुझे यह स्त्री भी चाहिए। राजकुमारी चंद्रलेखा, तो फिर मोहन के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को महल में ले चलिए। इस मूर्ति को मैं अपने गुप्तचरों को दिखा दूंगा और इसकी खोज में सारे राज्य में फैला दूंगा। तभी बिरजू राजकुमारी चंद्रलेखा से बोला, राजकुमारी चंद्रलेखा, मोहन आपके साथ धोखा करके भाग गया। उसने आपका अपमान भी किया, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपका मान जीता है, इसलिए अब मुझे आप इनाम दे दीजिए। बिरजू राजकुमारी चंद्रलेखा के स्वभाव को नहीं जानता था। राजकुमारी चंद्रलेखा अंदर से गुस्से से भरी हुई थी। राजकुमारी चंद्रलेखा गुस्से से अपने दोनों सैनिकों से बोली, बिरजू को उसके इनाम दे दो। राजकुमारी चंद्रलेखा का आदेश सुनकर एक सैनिक ने अपनी तुरंत तलवार निकाल ली और बिरजू की गर्दन की ऊपर वार कर दिया। बिरजू चिल्लाते हुए जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ मोहन की बनाई हुई मूर्ति को लेकर महल की ओर रवाना हो गए। मुखिया बिरजू की लाश को देखकर अफसोस भारी स्वर में बोला, तुम वास्तव में मूर्ख थे बिरजू, जो स्थिति को समझ ही नहीं पाए। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी इनाम मांगने की? वैसे भी जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसके साथ बुरा ही होता है। इधर मोहन घने जंगल की ओर लगातार भागे जा रहा था। भागते भागते मोहन के पांव जवाब दे चुके थे। उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। मोहन दौड़ता हुआ उस तालाब के पास जाकर उस तालाब का पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मोहन कुछ देर तक जंगल में इधर उधर देखता रहा और अपने आप से बोला, मैं तो बुरी तरह से फंस गया। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मूर्ति मुझे बन कैसे गई। मैं तो राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति बना रहा था। अब अगर मैं गांव वापस गया तो मारा जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन जानकी भी घर पर अकेली होगी। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी चंद्रलेखा अपना गुस्सा कहीं मेरी बहन पर ना उतारते। नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा, लेकिन कैसे? इतना बोलकर मोहन फिर से गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद वह अपने आप से बोला, एक काम करता हूँ, मैं रात के समय मुखिया जी के घर पर जाऊंगा और अपनी बहन को मुखिया के घर पर ही बुलवाकर इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाऊंगा। मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। वीर पुरुष कभी भागा नहीं करते, वह कठिन परिस्थितियों का सामना किया करते हैं। मोहन ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके पीछे एक साधु खड़े हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस घने जंगल में मोहन साधु की ओर देखकर चौंकते हुए बोला, कौन है आप? मैं एक साधु हूँ जो 10 वर्षों से इस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा वनवास समाप्त होने को आ गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। कैसा वनवास? तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। क्या तुम मूर्तियां बनाते हो? यह सुनकर मोहन पूरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ साधु महाराज, मैं एक मूर्तिकार हूँ। मेरा नाम मोहन है, लेकिन आप कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ, मगर अफसोस
तुम अपने आप को अभी तक जान नहीं पाए। अच्छा ये बताओ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? साधु की बात सुनकर मोहन साधु को सारी घटना बताते हुए बोला। पता नहीं साधु महाराज, मैंने मूर्ति राजकुमारी चंद्रलेखा की बनाई थी, लेकिन ना जाने वो कैसे किसी दूसरी स्त्री की मूर्ति बन गई, जो कि राजकुमारी चंद्रलेखा से बहुत सुंदर थी। और उस मूर्ति को देखकर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उस मूर्ति जैसी दिखने वाली स्त्री को जानता हूँ, जैसे मेरा उससे जन्म जन्म का कोई रिश्ता हो। मोहन की बात सुनकर साधु रहस्यमय अंदाज में मोहन से बोले, वो मूर्ति तुम्हारे हाथ से बननी ही थी, क्योंकि तुम्हारी वही नियति थी। समय आ गया है रहस्य से पर्दा उठाने का। चलो मेरे साथ। कहाँ? यही पास में मेरी कुटिया है। तुम बिल्कुल सही समय पर यहाँ आए हो। आज की रात अमावस की रात है। कुछ ही देर में सारा रहस्य तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगा। मोहन साधु के साथ उसकी कुटिया में पहुंच गया। कुटिया में पहुंचकर साधु हाथ में एक कलश में जल लेकर मोहन को पकड़ाते हुए बोले, इस जल को पी लो। जैसे ही तुम इस जल को पियोगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मोहन ने साधु के हाथ से कलश को ले लिया और जल को पीने लगा। जल को पीते ही मोहन का सर बुरी तरह से चकराने लगा और कुछ ही क्षणों में उसके सामने दृश्य घूमने लगे। मोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मोहन अपनी आंखें खोलते हुए साधु से बोला, मुझे सब कुछ याद आ गया है साधु महाराज। तो फिर समय आ गया है मोहन, तुम मेरे साथ अभी और इसी समय राजमहल में चलोगे। इतना बोलकर साधु ने अपने हाथ औंधी टेढ़ी दिशा में घुमाना प्रारंभ कर दी। कुछ ही देर में एक गोल आकार का द्वार जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था वहाँ पर बन गया। साधु उस द्वार को देखकर मोहन से बोले, जैसे ही हम दोनों इस द्वार को पार करेंगे सही स्थान पर पहुँच जाएंगे। इधर राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ के साथ अपने महल तक आ पहुंची। दोनों सैनिक उसकी उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को उठाए हुए थे, मगर महल के बाहर बगीचे में पहुंचकर ही राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ से बोली, मंत्री जी, मैं नहीं चाहती कि इस सुंदर स्त्री की प्रतिमा मेरे महल के द्वार के अंदर भी प्रवेश करे। तो फिर आप चाहती क्या है? इस मूर्ति को इसी बगीचे में रखवा दिया जाए। आप गुप्तचरों को इसे यहाँ से भी दिखा सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। दोनों सैनिकों ने उस मूर्ति को बगीचे में ही रख दिया। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा की माँ रानी पद्मा वहाँ आ पहुँची। रानी पद्मा चंद्रलेखा की ओर देखकर बोली, मैं तुम्हारा कब से प्रतीक्षा कर रही थी राजकुमारी। आखिर तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? राजकुमारी अपनी माँ पद्मा को सारी घटना बताती हुई बोली, उसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है, परंतु मैं उसे छोड़ूंगी नहीं माँ। राजकुमारी चंद्रलेखा के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद न जाने क्यों पद्मा के चेहरे पर भय झलकने लगा। पद्मा तुरंत तेज कदमों से चलती हुई उस मूर्ति के नजदीक चली गई, जिस मूर्ति को सैनिकों ने कुछ देर पहले बगीचे में रखा था। उस मूर्ति को देखकर रानी पद्मा की आंखें डर और दहशत से फटी की फटी रह गई और वह अविश्वास भरी नजर से उस मूर्ति की ओर देखती हुई बोली, नहीं, यह संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी माँ के डरा हुआ चेहरा देखकर राजकुमारी चंद्रलेखा और मंत्री जगन्नाथ आश्चर्य में पड़ गए। आप इतनी क्यों डर गई माँ? राजकुमारी सही कह रही है महारानी। आप तो इस मूर्ति को ऐसे देख रहे हैं मानो कि आप इस मूर्ति जैसी दिखने वाली स्त्री को अच्छी तरह से जानती हो। हाँ मंत्री जगन्नाथ, तुमने सही कहा। मैं इस मूर्ति जैसे दिखने वाली स्त्री को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। यह कोई और नहीं बल्कि स्वप्नलेखा है, जो अपने समय की अद्भुत सुंदरी हुआ करती थी और इसे मैंने अपने हाथों से मारा था। मुझे बताओ, आखिर इस मूर्ति को किस मूर्तिकार ने बनाया है? मोहन नाम के मूर्तिकार ने, जिसकी प्रसिद्धि हमारे राज्य में काफी समय से फैली हुई है। इसका मतलब उस साधु ने जो कहा था वो हो गया। ये आप क्या कह रही हैं माँ? कौन स्वप्नलेखा, कौन साधु? राजकुमारी चंद्रलेखा की बात सुनकर रानी पद्मा चंद्रलेखा की ओर देखकर डरे हुए अंदाज में बोली, स्वप्नलेखा मेरी सौतेली बहन थी। ये बात आज से 30 वर्ष पुरानी है, जब मैं इस राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। स्वप्नलेखा मेरे पिता की दूसरी पत्नी की पुत्री थी और पूरे राज्य में सबसे सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक राज्य में फैले हुए थे। हम दोनों का बचपन साथ ही बीता
और हम दोनों साथ साथ ही जवान हुए। स्वप्नलेखा अपना जीवन जहाँ साधारण तरीके से बिताना चाहती थी, तो वहीं मैं अपने पिता के बाद इस राज्य की बागडोर संभालकर महारानी बनना चाहती थी। स्वप्नलेखा उम्र में मुझसे 2 वर्ष छोटी थी। एक दिन की बात है जब मुझे एक गुप्तचर ने स्वप्नलेखा के बारे में एक सूचना दी। दोपहर के समय राजकुमारी पद्मा अपने बगीचे में सुंदर फूलों को देख रही थी कि तभी एक गुप्तचर वहां आकर राजकुमारी पद्मा से बोला, राजकुमारी, आपका शक बिल्कुल सही है। राजकुमारी, आपकी सौतेली बहन राजकुमारी स्वप्नलेखा केशव नगर राज्य में एक मूर्तिकार से चुपके मिलती है और वो उस मूर्तिकार से प्रेम करने लगी है। उस मूर्तिकार का क्या नाम है? उस मूर्तिकार का नाम मोहन है। तुमने मुझे ये बात बताकर बहुत अच्छा कार्य किया। वैसे भी मैं राजकुमारी स्वप्नलेखा को अपने रास्ते से हटाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे कोई ठोस वजह नहीं मिल रही थी। और इससे बेहतर ठोस वजह क्या हो सकती है कि राजकुमारी का प्रेम प्रसंग एक साधारण मूर्तिकार से हो। लेकिन राजकुमारी पद्मा, आपकी सौतेली बहन तो साधारण जीवन जीना चाहती है, भला आपको उनसे कैसा खतरा हो सकता है? इंसान का मन कब बदल जाए? अब तुम जा सकते हो। गुप्तचर वहां से चला गया। राजकुमारी पद्मा सीधे सेनापति मानसिंह के पास जाकर बोली, हमें पता चला है कि हमारी सौतेली बहन मोहन नाम के एक मूर्तिकार से प्रेम करती है और वो चुपके मिलती है। उसने राजमहल के नियमों को तोड़ा है, जिसका दंड मौत की सजा है। जाओ, जाकर मोहन और राजकुमारी स्वप्नलेखा को बंदी बनाकर घसीटते हुए महल में लेकर आओ। ये आप क्या कह रही हैं? राजकुमारी स्वप्नलेखा आपकी बहन है। जानती हूँ। देखो, पिताजी बीमार है। उनके स्वर्गवास के बाद इस राज्य की सत्ता की बागडोर मैं ही संभालूंगी, तो तुम अभी से मेरे आदेशों का पालन करना प्रारंभ कर दो। राजकुमारी पद्मा की बात सुनकर सेनापति मानसिंह सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। इधर जंगल में राजकुमारी स्वप्नलेखा एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और मोहन नाम का एक मूर्तिकार उसकी मूर्ति बना रहा था। तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचा और मोहन की ओर देखकर बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? साधु महाराज, मैं राजकुमारी स्वप्नलेखा की मूर्ति बना रहा हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे अंदर एक विचित्र कला है। तुम एक विचित्र मूर्तिकार हो, लेकिन तुम आग से खेल रहे हो। राजकुमारी स्वप्नलेखा की सौतेली बहन राजकुमारी पद्मा वैसे भी अंदर ही अंदर राजकुमारी स्वप्नलेखा की सुंदरता से बहुत जलती है और वह उसे रास्ते से हटाने के बारे में हमेशा सोचती रहती है। तुम इससे मिलकर उसका रास्ता आसान कर रहे हो। यह सुनकर स्वप्नलेखा चौंक पड़ी और साधु से बोली, लेकिन साधु महाराज, मैं मोहन से प्रेम करती हूँ। क्या प्रेम करना कोई जुर्म है? मैं अपना जीवन एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक मूर्तिकार की पत्नी बनकर साधारण तरीके से व्यतीत करना चाहती हूँ। मुझे राज का कोई मोह नहीं। क्या ऐसा करना पाप है? नहीं राजकुमारी, तुम्हारी बातों ने मेरे मन को जीत लिया है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो विश्वास करो, मैं तुम्हारा मिलन मोहन मूर्तिकार से स्वयं कराऊंगा। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर सेनापति अपने सैनिकों के साथ आ पहुंचा और अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला, मोहन और स्वप्नलेखा को बंदी बनाकर महल में ले चलो। ये आप क्या कह रहे हैं? क्षमा कीजिए राजकुमारी स्वप्नलेखा, परंतु मैं मजबूर हूँ। मुझे ऐसा करने का आदेश आपकी बहन ने ही दिया है। यह सरासर गलत आदेश है सेनापति। जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सैनिक राजकुमारी स्वप्नलेखा और मोहन को घसीटते हुए महल की ओर ले जाने लगे। साधु उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम दोनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं राजकुमारी पद्मा से बात करूंगा और मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ ही देर में स्वप्नलेखा और मोहन बंदी बने हुए राजकुमारी पद्मा के सामने खड़े हुए थे। राजकुमारी पद्मा उन दोनों की ओर देखकर बोली, तुम दोनों का प्रेम प्रसंग राजमहल में रहने वालों के लिए एक काला अध्याय है। तुम दोनों को मरना होगा। ऐसा मत करो पद्मा, मैं मोहन से प्रेम करती हूँ। जानती हूँ, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा प्रेम सफल नहीं होगा। इतना बोलकर राजकुमारी पद्मा ने सैनिकों की ओर इशारा कर दिया। सैनिक ने तुरंत अपनी तलवार लेकर राजकुमारी स्वप्नलेखा की गर्दन पर वार कर दिया। स्वप्नलेखा ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। मोहन बुरी तरह से तड़पने लगा।
तभी उसी सैनिक ने मोहन के गले पर भी वार कर दिया। मोहन भी तड़प तड़प कर मौत की आगोश में समा गया। तभी वहाँ पर साधु आ पहुँचा। मोहन और स्वप्नलेखा की लाशों को देखकर क्रोधित अवस्था में पद्मा की ओर देखकर बोला, तूने बहुत बड़ा पाप किया है राजकुमारी। तुझे तेरे पापों के कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। याद रख, स्वप्नलेखा और मोहन का प्रेम सच्चा था। मोहन का अगला जन्म होगा और मोहन अगले जन्म में भी एक मूर्तिकार ही बनेगा, यहाँ तक कि उसका नाम भी मोहन होगा। जिस दिन मोहन स्वप्नलेखा की मूर्ति बनाने में कामयाब हो जाएगा, उस दिन तेरा और तेरे वंश का अंतिम दिन होगा। क्योंकि जिस दिन मोहन मूर्ति बनाने में कामयाब होगा वो अमावस की रात होगी। मोहन उस मूर्ति को जैसे ही स्पर्श करेगा, वो मूर्ति स्वप्नलेखा में परिवर्तित हो जाएगी और स्वप्नलेखा के हाथों से ही तेरे वंश का अंत होगा और मोहन और स्वप्नलेखा का मिलन होगा। रानी पद्मा की बात सुनकर चंद्रलेखा और मंत्री जगन्नाथ दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। अगले ही पल वहाँ पर एक गोल द्वार जो कि रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था प्रकट हो गया। उस द्वार में से मोहन और साधु निकलकर बाहर आ गए। साधु को देखकर रानी पद्मा चीखते हुए बोली, ये वही साधु है। तभी साधु मोहन से बोले, मोहन, इस मूर्ति को तुरंत स्पर्श करो, आज अमावस की रात है। ऐसा होते ही स्वप्नलेखा जीवित हो उठेगी। मोहन दौड़ते हुए उस मूर्ति के पास चला गया और उसने उस मूर्ति को जैसे ही स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से स्वप्नलेखा जीवित हो उठी और मोहन की ओर प्रेम भरी नजरों से देखती हुई बोली, तो आखिरकार तुमने दूसरा जन्म ले ही लिया। हाँ स्वप्नलेखा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तभी साधु स्वप्नलेखा की ओर देखकर बोले, स्वप्नलेखा, तुम्हारे अंदर अब अद्भुत शक्तियां हैं। तुम अपने मन में जो सोचोगी वही होगा। तुम्हें अपनी सौतेली बहन और उसके वंश को खत्म करना होगा। तुम्हारी सौतेली बहन पद्मा का पति पहले ही संसार छोड़कर जा चुका है। इसकी केवल एक ही पुत्री है, चंद्रलेखा, जो कि अपनी माँ के नक्शे कदम पर ही चल रही है। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी स्वप्नलेखा क्रोधित भरी नजरों से चंद्रलेखा और रानी पद्मा को देखने लगी। अगले ही पल उसकी आंखों से आग निकलने लगी। पद्मा और चंद्रलेखा उस आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गए। जगन्नाथ इस दृश्य को देखकर बोला, मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल ही भुगतना पड़ता है। आज से आप ही इस राज्य की महारानी हैं। अगले दिन स्वप्नलेखा और मोहन का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया।